जिस पार्टी ने राम मंदिर को एक मेगा प्रोजेक्ट बनाकर पूरे देश की सत्ता हासिल की हो और मंदिर वही बनाएंगे। उस राम मंदिर में चोरी की खबर इतनी आसानी से बाहर आ जाए, ये सब चोर हैं, इस चोरी में सब शामिल लोग हैं। जबकि उस पार्टी का मीडिया और सोशल मीडिया पर खासा कंट्रोल हो, तो शक होता है कि दाल में कुछ तो काला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नकली हिंदू हैं कि जिन्होंने राम की पेटी चुराई, हम उनको भगाएंगे। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। सच में राम मंदिर दान चोरी हुई है या ये सारा बवाल उस इनसिक्योरिटी का नतीजा है जो दिल्ली में बैठे लोगों को योगी आदित्यनाथ से होने लगी है? कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। और अब इन सब के जरिए योगी को निपटाने की फील्डिंग सेट की जा रही है। बताऊंगा आपको इस मामले से जुड़े कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं सिटिंग इन अ सोफा। 2026 में कई हिंदू मंदिरों में बड़े बड़े घोटाले और दान चोरी के मामले हुए और इनमें से कोई भी छोटा मंदिर नहीं है। ये वो हैं जहां एक साल में करोड़ों लोग जाते हैं और कई हजार करोड़ का दान करते हैं। लेकिन इनमें से किसी पे भी इतना रायता नहीं फैला जितना राम मंदिर का मामला ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसको खास तौर पे फैलाया गया। अब आप कहेंगे कि भला बीजेपी अपने ही मुख्यमंत्री के पीछे क्यों पड़ेगी? तो बस यूं समझ लीजिए कि कुछ खबरें आप तक आने नहीं दी जाती। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बीच रस्साकशी का एक पूरा इतिहास रहा है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी और आरएसएस के रेगुलर कैडर से निकले नेता नहीं है। उनका अपना मठ है, अपना संगठन हिंदू युवा वाहिनी है, उनके अपने समर्थकों का एक अलग ग्रुप है। योगी ने कई बार बीजेपी और आरएसएस की रूल बुक से अलग चलकर ही नहीं दिखाया, बल्कि कभी कभी बीजेपी के खिलाफ भी गए। आरएसएस और बीजेपी दोनों उनको एक कॉन्ट्रास्ट के रूप में देखते हैं और योगी को बीजेपी में एक अलग पावर सेंटर की तरह देखा जाता है। कहीं ना कहीं योगी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी के बराबर की सी होने लगी है। 2002 में योगी ने गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला की जगह राधा मोहन दास अग्रवाल को अपना समर्थन दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी का उम्मीदवार हार गया था। 2002 में ही योगी ने बीजेपी और आरएसएस से अलग जाकर हिंदू युवा वाहिनी जैसा संगठन बनाया और अपने आप को एक अलग पॉलिटिकल पावर दिखाया। 2006 में जिस समय लखनऊ में बीजेपी की बैठक हो रही थी, उस समय योगी ने बीजेपी के इस इवेंट में ना जाकर गोरखपुर में एक बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन करा और बीजेपी और आरएसएस को यह दिखाया कि उनकी अपनी खुद की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। 2007 में योगी ने बीजेपी को उसके खिलाफ कई उम्मीदवार उतारने की धमकी दी। 2014 में जब सेंटर में बीजेपी की सरकार आई तो आरएसएस ने योगी की हिंदू युवा वाहिनी की बढ़ती ताकत पर चिंता जताई, लेकिन योगी ने हिंदू युवा वाहिनी को बीजेपी में डिसॉल्व नहीं किया। 2021 में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा का मामला, जो लगभग 20 साल तक मोदी ग्रुप के भरोसेमंद अधिकारी रहे थे, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में कोई बड़ा पद दिलवाने के लिए यूपी भेजा गया। चर्चा थी कि दिल्ली की ओर से योगी पर दबाव भी बनाया गया, लेकिन योगी इस दबाव में नहीं आए और अरविंद शर्मा को मंत्री बनाने के बजाय उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2022 में जब योगी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता तो उनकी एक अलग राष्ट्रीय नेता की छवि उभरकर सामने आई। उन्हें बीजेपी के भीतर एक इंडिपेंडेंट और लोकप्रिय नेता के रूप में देखा जाने लगा। साथ ही कई आरएसएस की तरफ झुकने वाले लोग योगी की तरफ चले आए। 2024 में योगी सरकार नजूल जमीन को लेकर एक कानून लाई। नजूल जमीन वो सरकारी संपत्ति होती है जिस पर आम लोगों को रहने, दुकान चलाने या किसी दूसरे काम के लिए पट्टे पर दिया जाता है। योगी सरकार चाहती थी कि ऐसी ज़मीनों का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क और दूसरे पब्लिक वेलफेयर के कामों के लिए किया जाए। इस कानून का विरोध विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के अपने कुछ नेताओं और सहयोगी दलों ने भी किया। अब दिल्ली को खुश करने के लिए योगी जी ने अयोध्या को एक कमर्शियल हब बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। सड़कें चौड़ी की गई, एयरपोर्ट बनाया गया, अयोध्या में होम स्टे बनाए गए, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया और इतना सब करने के लिए 800 दुकान और मकान तोड़े गए। ये दुकान और घर सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं के भी थे। साथ ही करीब 30 प्राचीन मंदिर भी तोड़े गए और शायद इसी कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या खो दी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पकड़ कमजोर दिखाई दी। आदित्यनाथ ने हार के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के ओवर कॉन्फिडेंस को जिम्मेदार बताया। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी, अधिकारियों को ज्यादा राइट्स देना और सरकार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की एंट्री जैसी चीज़ों को
हार का कारण बताया। जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली जाकर बीजेपी लीडरशिप के साथ कई सारी मीटिंग्स की और योगी को कुर्सी से हटाने की अटकलें तेज हुई, लेकिन योगी की लोकप्रियता के चलते उनको हटाया नहीं जा सका। अब योगी को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था जब योगी की इमेज यूपी के आम लोगों की नज़र में खराब हो जाए। अयोध्या के लोग बताते हैं कि अयोध्या में देसी और विदेशी टूरिस्ट ठीक ठाक आया जाया करता था। आम जनता की कमाई भी ठीक ठाक हुआ करती थी। यहाँ तक कि 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स की चेन्स भी अपने होटल को अयोध्या में बनाने के लिए बेचैन थी। लेकिन दान चोरी मामला होने के बाद ना तो अयोध्या में कोई पर्यटक है, ना ही अब वहाँ कोई उद्योग लगाना चाहता है। यानी इस खबर के बाहर आने से योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को जो कमर्शियल हब बनाने में मेहनत की थी उस पर पानी फिर गया। राम मंदिर दान चोरी में जितने भी बड़े बड़े रसूखदार लोग इन्वॉल्व हैं वो सब आरएसएस से जुड़े हैं, ये अब साफ हो चुका है। वो आरएसएस जिसने 2014 में अन्ना हजारे आंदोलन चलाकर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाया। और ये बात अब छुपी नहीं है कि दिल्ली का पावर सेंटर बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस चलाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या राम मंदिर चोरी मामले में योगी दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करेंगे? क्या योगी हमेशा की तरह दोषियों का एनकाउंटर करा के हिंदुओं को खुश कर पाएंगे? अब योगी फंस चुके हैं, क्योंकि अगर योगी आरएसएस से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करते हैं तो उनकी कुर्सी जाना तय है। क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट में जितने आरएसएस से जुड़े लोगों पर आरोप है उन सबको डायरेक्ट पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किया गया था। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब होगा दिल्ली से सीधा टक्कर लेना। और अगर योगी इस मामले में अपनी कार्रवाई छोटे मोटे लोगों तक सीमित रखते हैं तो शायद 2027 के इलेक्शंस के लिए वो यूपी की जनता का भरोसा खो दें। तो क्या राम मंदिर में जो हुआ वो महज एक इत्तेफाक था, या यूपी की जनता के दिल में योगी इस कदर बस चुके थे कि उनको हटाने के लिए अब खुद आरएसएस को अपने हाथ काले करने जरूरी थे, जिसकी प्लानिंग नागपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में हुई? क्या आपको भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में कुछ अंदर की बातें लेकर। नमस्कार, जय हिंद।